हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी, जिसमें हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग बोर्स थ्योरी, मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है किसी ऑर्बिट में तो उस ऑर्बिट में उसका वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, तो उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो वी नो in an atom the Coulomb's force between nucleus and electron is equal to the centripetal force on electron। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो Coulomb's फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही होता है द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू Coulomb's फोर्स। तो यहाँ पर मास है m इलेक्ट्रॉन का, v है वेलोसिटी, r है रेडियस, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। Coulomb's फोर्स क्या होता है, दैट इज Coulomb's फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, जहां पे Q1 Q2 है दो चार्जेस और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस है, एक न्यूक्लियस है दूसरा इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E। तो यहाँ पर ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze इंटू E, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि रेडियस है, तो ये हो गया r स्क्वायर। तो यहाँ से ये एक r कैंसिल हो जाएगा, ये r स्क्वायर है और इस r को हम यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर r इज इक्वल टू Ze स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे बोर का जो पोस्टुलेट है, दैट इज फर्स्ट पोस्टुलेट विच इज क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ बोर। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है mvr और ये हो गया nh बाई 2 पाई, जहां पर n है इंटीजर, एनी इंटीजर दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन, और h है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से जब वेलोसिटी फाइंड करना हो। तो ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम mv स्क्वायर r है डिवाइडेड बाई mvr, और राइट हैंड साइड में है Ze स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई nh बाई 2 पाई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m कैंसिल होगा, r कैंसिल होगा, स्क्वायर है तो एक v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ v। और यहाँ पर क्या है, ये Ze स्क्वायर बाई ये 2 है, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा 4 से, और ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा Ze स्क्वायर बाई 2h पाई, और इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया इंटू 1 बाई n। इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो सारे टर्म्स है वो कांस्टेंट है। Z एटॉमिक नंबर वो कांस्टेंट है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये भी कांस्टेंट है, और n क्या है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वैरी कर रहा है जैसे जैसे ऑर्बिट चेंज होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। और किस तरह से, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज होगा तो v का वैल्यू डिक्रीज होगा। मतलब n का वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, हायर ऑर्बिट्स में जाएंगे तो n का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो हायर ऑर्बिट में क्या होगा, v का वैल्यू जो वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज होगा। मतलब क्या है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जब n का वैल्यू मिनिमम होगा, और n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो n का मिनिमम वैल्यू है 1, n का वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज ग्राउंड स्टेट। तो n का v मैक्सिमम होगा जब n मिनिमम होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम, और जैसे जैसे हायर ऑर्बिट्स में जाएंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट।
and that equation 3 shows that V is proportional to 1 by n. So it means that the velocity of electron is maximum in the lowest orbit, that is n is equal to 1, and goes on decreasing in higher orbits. तो ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और वेलोसिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये हो गया. इसके बाद हम फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट. तो यहाँ पे एनर्जी का मतलब हुआ टोटल एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसके पास दो एनर्जी होगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा ड्यू टू वेलोसिटी, और दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दैट कूलॉम्स अट्रैक्शन. तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, that is E is equal to K plus U, where K is kinetic energy of electron and U is potential energy of electron. तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय हाफ mv². तो यहाँ पर ये v क्या है, वेलोसिटी, m मास है. अगर हम ये वाला जो क्वांटिटी है इसको हम पहले भी हम निकाल चुके हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, कूलॉम्स फोर्स को इक्वेट करके, मतलब किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलॉम फोर्स इक्वल होता है. तो वहां से हम mv² को निकाल सकते हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये k मिल जाएगा. तो वी नो दैट इज mv² बाई r होता है ze² 4πε0 बाई r². तो एक r कैंसिल होगा, यहाँ जाएगा. तो ये वाला हम पहले भी निकाल चुके हैं, पिछले वीडियोस में देख सकते हैं. तो mv² r विल बी इक्वल टू ze² बाई 4πε0. तो यहाँ पे mv² बराबर कितना हो जाएगा, ze² बाई 4πε0 r. तो ये mv² को यहाँ लग देंगे तो k कितना हो जाएगा. सो k विल बी इक्वल टू हाफ इंटू दिस क्वांटिटी, ये पूरा mv² का वैल्यू. तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई हुआ ze² बाई 8πε0 r. तो ये इक्वेशन 2 जो है ये है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट. इसके बाद हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी. So the potential energy of electron is given by U is equal to 1/4πε0 Ze into minus E by R. ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका एक्सप्रेशन होता है 1/4πε0 Q1 into Q2 by R. यहाँ पे ये दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 और R है दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस क्या क्या है, एक न्यूक्लियस है जिसमें चार्ज है Ze और इलेक्ट्रॉन में चार्ज है -E, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज रेडियस R. तो यहाँ से ये क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू Z इंटू E माइनस E दैट इज -ZE², और ये हो गया 4πε0 R. दिस इज इक्वेशन 3. तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा K प्लस U दैट इज ze² बाई 8πε0 r माइनस ze² बाई 4πε0 r. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा -ze² बाई 4πε0 r. ये हो गया टोटल एनर्जी. अब यहाँ पर ये क्या है, ये तो सारा कांस्टेंट है, ये r जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट यही वेरिएबल है. तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, और रेडियस किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे. तो एनर्जी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा. तो हम जानते हैं जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है उसका एक्सप्रेशन होता है n² h² ε0 बाई पाई mze², जिसको हमने पिछले क्लास में किया, डिराइव किया था. तो ये वाला जो r का वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ. तो ये क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू -ze² बाई 8πε0, ये 1 बाई r है तो ये पूरा एक्सप्रेशन रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो पाई mze² बाई ε0 h² n². अब यहाँ पे ये जो ये z है ये z है तो z² हो गया, ये m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये पाई है कैंसिल हो जाएगा.
ये ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर ई टू दी पावर 4 हो गया। ये क्या बचा 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और ये हो गया एच स्क्वायर। तो ये सारा कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल क्या है एन स्क्वायर। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, लेकिन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह से -1/n स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का, तो ये हो जाएगा n1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 एंड सो ऑन। और इस इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट है z स्क्वायर जो है, तो ये हाइड्रोजन के लिए Z1 होगा। हाइड्रोजन लाइक एटम्स जैसे कि हीलियम आयन, लिथियम आयन एक्सेट्रा, तो हीलियम के लिए 2 हो जाएगा, लिथियम के लिए 3 हो जाएगा। तो ये एटम टू एटम वेरी करेगा। उसके अलावा ये बाकी सारा क्वांटिटीज जो है ये सारे एटम के लिए सेम होगा। तो सब हम क्वांटिटी जो कांस्टेंट है उसके वैल्यूज को रख के कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z विल बी इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया, दैट विल बी इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n का वैल्यू यहाँ पर अलग अलग होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम निकालेंगे तो n का वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके डिफरेंट ऑर्बिट्स का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ग्राउंड स्टेट के लिए हाइड्रोजन का फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 1, मतलब लोएस्ट ऑर्बिट के लिए। तो लोएस्ट ऑर्बिट के लिए E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है न्यूक्लियस से। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो, मतलब एटम से रिमूव करना हो, आयनाइज करना हो, तो हमें इतना ही पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब वो रिमूव हो पाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। सो हेंस दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। This negative sign shows that electron is bound to the nucleus. To remove an electron from ground state of hydrogen atom, this 13.6 electron volt of energy is required. So this is also called ionization potential. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी आता है जैसे न्यूमेरिकल्स में कि अगर ऑर्बिट का वैल्यू दिया है, जैसे हाइड्रोजन एटम का सेकेंड ऑर्बिट में कितना एनर्जी होगा, थर्ड ऑर्बिट में, तो ये वाला एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये n का वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से पुट करके कैलकुलेट हो जाएगा। और फर्दर अगर किसी और एटम के लिए पूछा जाए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, तो वहां पे z का वैल्यू भी चेंज होगा। तो ये हो गया डिस्कशन अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम यूजिंग बोर्स थ्योरी। इसके बाद बचता है वेव नंबर, रिडबर्ग कांस्टेंट और एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो वहां कंप्लीट हो जाएगा आपका बोर्स थ्योरी। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।